हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अवना एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम लास्ट क्लास में क्या सीखे थे? हम लास्ट क्लास में हमने सीख रहे थे कि दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण योग में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण योग। हमारा यही तो टॉपिक है। आपने देखा होगा लास्ट वाला वीडियो मेरा। अगर लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण योग। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा। ठीक, ये जो टॉपिक है ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है। और बाकी ये आपके रीट के सिलेबस में और बहुत सारे एग्जाम्स में इस पे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं इसी को आपको बताने जा रहा हूँ। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग में हमने लास्ट क्लास में ये सीखा था कि हम क्या कर रहे थे, ग्राफीय विधि सीखी थी। हमने लास्ट क्लास में सीखी थी ग्राफीय विधि। एक ग्राफीय विधि से इनके हल सीखे थे। फिर हम क्या कर रहे थे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग के हम ग्राफीय निरूपण कर रहे थे। तो आपको पता है कि जो इक्वेशन होती है, जो रैखिक इक्वेशन होती है, कोई भी इक्वेशन होगी जैसे x + 2y = 3, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। कोई भी जो लीनियर इक्वेशन होती है ये क्या करती है, एक सरल रेखा को बताती है। ये क्या होती है, एक सरल रेखा होती है, सरल रेखा को निरूपित करती है। तो आपने क्या कर रखा है, दो इक्वेशन दी हुई थी, आपने दोनों इक्वेशंस को क्या किया था, सरल रेखा के रूप में ग्राफ पे निरूपित किया था। और वहां से देखा था कि अगर वो सरल रेखाएं आपस में एक दूसरे को मान लो ऐसे काट रही है कहीं भी, तो ये वाला जो बिंदु है, जिस बिंदु पे ये काट रही थी, वो बिंदु क्या कहलाता था, उस समीकरण का हल कहलाता था। तो इस तरह से आप बता सकते थे कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो केवल एक हल होता था, अद्वितीय हल होगा। और अगर सरल रेखाएं आपने प्लॉट करके देखा और सरल रेखाएं ऐसे समानांतर चली गई, तो बताइए कहीं काट रही है क्या, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, नहीं कर रही है। तो इस केस में क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है ना, कोई भी हल नहीं होगा। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। और हमने सीखा था कि अगर मान लो एक रेखा ऐसे है और उसके ऊपर मान लीजिए दूसरी रेखा कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से एक और रेखा आ जाती है इसके ऊपर, तो ये तो एक के ऊपर एक हो गई, यानी एक रेखा से दूसरी रेखा बनी हुई है। तो इस केस में तो इस पे अनेक बिंदुओं पर एक दूसरे को मिल रही है, बहुत सारे बिंदुओं में मिल रही, नहीं मिल रही बच्चों। तो इस केस में क्या हल होते थे, अनेक हल होते थे। इस केस में अनेक हल होते थे। ठीक है ना। तो इस केस में अब हम यहाँ पे पता था हमको, इनको प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बोलते थे, इन वाली रेखाओं को क्या बोलते थे, समानांतर। ठीक, समानांतर रेखाएं होंगी तो हल नहीं होगा, लेकिन अगर इनको बोलते थे संपाती। अगर रेखाएं संपाती होंगी तो उस केस में कितने हल होंगे बच्चों, अनेक हल होंगे। और अगर प्रतिच्छेद कर रही है तो केवल एक हल होगा। तो ये हमने सीखा था लास्ट क्लास में, मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी कराए थे। अब बच्चों ये जो तरीका, ये तो प्लॉट करने का तरीका हुआ, आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा रेखाओं से। तो अगर एग्जाम में आएगा, आप ग्राफ बनाने बैठोगे तो बहुत लंबा प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ऑब्जेक्टिव में आता है। तो आपके लिए इसका एक मेथड है, वो मेथड होगा, आपको डायरेक्ट क्या करोगे, आप अनुपातों की तुलना करोगे। डायरेक्ट बता दोगे आप इक्वेशन को देख के कि हाँ भाई, इसकी ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई बनेंगी और इसमें एक हल होगा, इन रेखाओं का कोई हल नहीं होगा और इन रेखाओं के अनेक हल होंगे। वो आप डायरेक्ट बता सकते हो। केवल किससे, ये आप डायरेक्ट बताओगे इस वाले उससे। ठीक है, ठीक। तो इसी को मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों देखो, अभी मैं आपको बताता हूँ। अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे, इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम बिना ग्राफ बनाए हुए किसी भी लीनियर इक्वेशन, किसी भी रैखिक जो समीकरण है उसका हल कैसे बताएंगे बिना ग्राफ बनाए हुए, कि इसके अनेक हल होंगे या फिर एक हल होगा या फिर कोई हल नहीं होगा। और ये भी पता लगाएंगे कि कोई भी समीकरण जो है वो संगत कब होता है, असंगत कब होता है। ठीक है, ये सब हम इसमें सीखेंगे। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो आपको कुछ नहीं करना होता, जैसे कि आपको एक फॉर्मूले जो है कुछ सिंपल सिंपल वो याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले आपको कोई भी इक्वेशन दी हुई है, जैसे x - 2y = 0 और इधर दिया हुआ है 3x + 4y - 20 = 0। इन इक्वेशंस को आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये इक्वेशंस a1x + b1y + c1 = 0 इस फॉर्म में लिखी हुई है। और ये इक्वेशन लिखी हुई है a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है बच्चों, a1x + b1y + c1, a2x + b2y + c2, ये इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है। आपको क्या करना है, यहाँ से a1, b1 और c1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहली वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन से आप बताइए कंपेयर करके, a1 बराबर क्या होगा 1, क्योंकि x का गुणांक क्या है यहाँ पे 1 है। b1 बराबर क्या होगा, y का गुणांक यहाँ क्या है b1 और यहाँ पे y का गुणांक क्या है -2। और जो c1 होगा इस केस में c1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0। ठीक है, इस वाली इक्वेशन बताइए, दूसरी वाली इक्वेशन में a2 बराबर क्या होगा 3, b2 बराबर क्या होगा 4 एंड आपका c2 बराबर क्या हो जाएगा -20। अब जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है
कि अगर A1 अपॉन A2, मैं आपको पहले यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे फॉर्मूले बता देता हूँ आपको कि पहला जो फॉर्मूला है वो कहता है कि अगर आपको पहले A1 A2 B1 B2 ये सब निकालना आना चाहिए, ये मैंने आपको निकाल के बता दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, यानी कि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, तो इस केस में आपकी जो रेखाएं होंगी अगर उनका आप ग्राफीय निरूपण करोगे तो वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बनेंगी। तो वो कैसी रेखाएं बनेंगी? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बनेंगी। और आपको पता है अगर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बनती हैं तो उस केस में कितने हल होते हैं? केवल एक हल होगा, केवल एक अद्वितीय हल, केवल एक हल होगा। ठीक है बच्चों, ये पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, जैसे यहाँ पे आप देखोगे इस वाले प्रॉब्लम में आप A1 अपॉन A2 करिए, आपको क्या करना है? A1 अपॉन A2, ये कितना आया? 1/3। ठीक है बच्चों, आप ऐसा करो B1 अपॉन B2 करो, B1 अपॉन B2 करोगे तो क्या आएगा? -2/4, यानी कि ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा -1/2। अब बताओ बच्चों A1 अपॉन A2 क्या B1 अपॉन B2 के बराबर है? क्या 1/3 1/2 के बराबर है? नहीं है। तो आप कहोगे सर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो इस केस में बताओ कितने हल होंगे? तो आप सीधा कहोगे सर केवल एक हल होगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है कि अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 तो केवल एक हल। तो आपको इसमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने डायरेक्ट बता दिया। तो ये तो मैंने इतना लंबा किया, आप तो सीधा कह देते यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, 1/3, यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, तो ये दोनों तो बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका एक हल है। तो आपको इतना लंबा करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है बच्चों, तो ये आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, पहला फॉर्मूला याद कर लिया। ठीक है, दूसरे फॉर्मूले की तरफ जाते हैं। दूसरा फॉर्मूला कहता है कि अगर A1 अपॉन A2, आपको करना कुछ नहीं है, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 ही निकालना है हर उसमें फॉर्मूले में, बस ये देखना है कहाँ बराबर है कहाँ नहीं है। अगर मान लो A1 अपॉन A2 बराबर आ जाता है आपका B1 अपॉन B2 और बराबर आ गया C1 अपॉन C2, तीनों ही बराबर हो गए, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2, यानी कि इन तीनों का अनुपात बराबर आ गया। तो बताओ पता बच्चों इस केस में क्या होगा? इस केस में जो रेखाएं होंगी वो क्या होंगी? कौन सी होंगी? समपाती। समपाती रेखाएं आपको याद है कौन सी थी? जिसमें एक के ऊपर एक आ रही थी, और उस केस में कितने हल थे? अनेक हल थे। उस केस में कितने हल थे बच्चों? अनेक हल होंगे। तो इसका एक एग्जांपल ले लें बच्चों, देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं, एक 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0, और एक इक्वेशन है आपके पास में 4x प्लस 6y माइनस के 18 बराबर 0। बताओ बच्चों इसमें A1 बराबर क्या है? आप कहोगे सर 2 है, और यहाँ पे A2 बराबर क्या है? 4 है। तो आप डायरेक्ट कर दूं मैं A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, यहाँ से 2 ले लो और यहाँ से क्या है? पहला x का कोफिशिएंट 4 ले लो। बताओ बच्चों कितना आया? 1/2 आया। अब आपसे कहूँ मैं B1 अपॉन B2 निकालो बच्चों, तो आप बताओ कितना होगा? B1 मतलब y का कोफिशिएंट कितना है? यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना? 6 है, तो 3/6, ये भी 1/2 आ रहा है। अब C1 अपॉन C2 निकालो बच्चों, यहाँ पे कितना है? माइनस का 9 है, और यहाँ कितना है? माइनस का 18 है, तो इनको काट दोगे तो ये भी कितना है? 1/2। आप देख रहे हो ये भी 1/2 आया। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 भी 1/2 है, C1 अपॉन C2 भी 1/2 है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो रेखाएं आएंगी इनसे जो इस इक्वेशंस की जो रेखाएं बनेंगी वो कौन सी होंगी? समपाती होंगी। और कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। तो यानी A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, एक हल आ रहा था। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 बराबर है, तो अनेक हल आ रहे थे। ठीक है बच्चों, तो ये वाला फॉर्मूला भी आपने सीख लिया। तीसरा फॉर्मूला है ना बहुत आसान, अब तीसरा फॉर्मूला सीख लो। तीसरे फॉर्मूले में कुछ नहीं है, अगर A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2, यहाँ तक तो बराबर आ गए, लेकिन लास्ट वाला जो C1 अपॉन C2 है वो बराबर नहीं आ रहा। तो इस केस में कैसी रेखाएं होती हैं बच्चों? समांतर रेखाएं होती हैं। जो रेल की पटरी वाला सवाल कराया था ना मैंने आपको पिछली क्लास में, वो देखना, उसको सॉल्व करना इससे। तो समांतर रेखाएं होंगी, और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता, वो कहीं नहीं काटती, कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब इसका भी एक एग्जाम्पल करा देता हूं मैं आपको। ठीक है बच्चों, इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। अभी एक एग्जाम्पल कर लीजिए, छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, देखो मान लीजिए कि इस तरह से इक्वेशन दी हुई है, x प्लस 2y माइनस के 4 बराबर 0। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन दी है 2x प्लस 4y माइनस के 12 बराबर 0। बताओ बच्चों इसमें A1 क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे x है, तो 1 अपन यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है, तो A2 क्या होगा? 2 होगा। और यानी कि आपको इतना लंबा भी फॉर्मूला याद में रखना, x के कोफिशिएंटों का भाग देना, y के कोफिशिएंटों का भाग देना, और जो संख्या है उनका भाग दे देना। तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? 1, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 2, भाग दे दिया, तो 1/2। y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 2, और y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या? 4। तो A1 अपॉन A2 तो आया 1/2, B1 अपॉन B2 आया 2/4, यानी इसको भी सोल्व करोगे तो ये भी 1/2, तो ये दोनों तो बराबर आ गए, बराबर। अभी देखते हैं C1 अपॉन C2 क्या आता है। तो C1 क्या है? यहाँ माइनस का 4, C2 क्या है? माइनस का 12। इस माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 1 4, 4 3 12। तो बताओ बच्चों A1 और A2 तो बराबर आ गए दोनों,
लेकिन ये क्या इसके बराबर है 1/3 के? नहीं है ना। तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा नॉट इक्वल टू, यानी A1/A2 तो बराबर है लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2। तो अब तो ये आपको पता चल गया ना ये कौन सा फॉर्मूला, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं है। तो इस केस में कितने हल होते थे बच्चों? कोई हल नहीं होता। ये मैंने आपको यहाँ बताया था। तो यहाँ पर आप लिख दोगे कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और यहाँ इससे पहले वाले में कितने हल थे? अनेक हल थे। मैंने लिखा नहीं था, यहाँ लिख देता हूँ अनेक हल है, ठीक है। और इससे पहले में केवल एक हल है। तो देखो बच्चों, आपने केवल क्या करना है, 3 फॉर्मूले याद रखना है। ये यहाँ पे इस बुक में भी दिए हुए हैं, क्लास 10th की बुक में आपके में ये टेबल बनी हुई है। आपको बस इतना याद रखना है। देखो A1/A2, ये इससे आपको दिख नहीं रहा होगा लाल पेन से बना, ये रहा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो आपका प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है केवल एक हल। A1/A2 B1/B2 C1/C2 ये तीनों बराबर आ गए तो संपाती रेखा है, अपरिमित रूप से अनेक हल। और A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। इन पहले दो तो बराबर है लेकिन लास्ट का बराबर नहीं है, तो समानांतर रेखा है। और कितने हल होंगे? कोई हल नहीं होगा। समांतर रेखा होगा, कोई हल नहीं होगा। तो मैंने ये आपको एग्जाम्पल से भी बता दिया, मैंने फॉर्मूले भी बता दिया आपको। अब यहाँ पे तो आपको कोई वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि संगत युग्म, असंगत युग्म और इनको कुछ और भी बोलते हैं। देखो वो मैं नेक्स्ट आपको उसमें बता देता हूँ। देख ये समझ लेते हैं संगत युग्म का और असंगत युग्म का। इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपके पेपर में कि ये संगत युग्म है कि नहीं है। संगत युग्म जिनको बोलते हैं इंग्लिश में कंसिस्टेंट, ठीक है। संगत युग्म का मतलब ही यही है कि कोई भी एक ऐसा रैखिक समीकरण, यानी कि जो रैखिक समीकरण युग्म है, जो रैखिक समीकरण युग्म है, अगर उनके हल हैं, रैखिक समीकरण युग्म जिनके हल हैं, चाहे वो एक हो या फिर वो अनेक हो, यानी एक हल हो या अनेक हल हो, तो वो कौन से युग्म कहलाते हैं? वो संगत युग्म कहलाते हैं। वो कौन से युग्म कहलाते हैं? संगत युग्म। यानी कि वो रैखिक समीकरण युग्म जिनके एक हल हो या अनेक हल हो। तो आप कैसे पता लगाओगे कोई युग्म जो है वो संगत युग्म है या नहीं? आपको सिंपल उसका तरीका होगा A1/A2 वाला, और आप क्या करोगे A1/A2 B1/B2 और C1/C2 फाइंड आउट करोगे। अगर A1/A2 बराबर B1/B2, ये वो अब एक हल कब होता है? एक हल का तो तरीका आपको पता है ना, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इस केस में एक हल होता है। अगर एक हल है इसका मतलब वो कौन सा युग्म है? संगत युग्म है। ऐसे पता लगा लोगे आप। दूसरा तरीका क्या करोगे कि आपको अनेक हल कब आते हैं? अनेक हल तब आते हैं जब A1/A2 बराबर अगर B1/B2 बराबर C1/C2 आ गया। तो इस केस में कितने हल होते हैं बच्चों? अनेक हल होते हैं। तो इस केस में ये जब अनेक हल आएंगे तो इसका मतलब भी क्या होगा? वो संगत युग्म होगा। तो ये दोनों निकाल लेना। अगर ये दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रही है तो वो कौन सा युग्म होगा? संगत युग्म। तो संगत युग्म का मतलब पता चला। एक होता है असंगत युग्म। अब असंगत युग्म में तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा वाला वो आएगा। असंगत युग्म मतलब इनकंसिस्टेंट। तो बच्चों बताओ असंगत युग्म का मतलब क्या होगा? यानी कि वो रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं है, जिसका कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है, इसका पता करने का तरीका क्या है? या तो आप ग्राफ बना के करोगे या फिर आप क्या करोगे इस वाले फॉर्मूले से कर लोगे। यानी आप क्या चेक करोगे A1/A2 अगर B1/B2 के बराबर है लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2 आ गया तो इस केस में क्या होता है? कोई हल नहीं होता। और जब कोई हल नहीं होता तो वो समीकरण कैसा होगा? असंगत होगा। कोई हल नहीं है यानी इस केस में वो समीकरण कैसा होगा? असंगत होगा। और रेखाएं कैसी होंगी आपकी? समानांतर होंगी। तो आपने बहुत कुछ सीख लिया इस इक्वेशंस में, इस वाले चैप्टर में। आपने ये सीखा कि जो रेखाएं होती हैं समानांतर कब होती हैं, संपाती कब होती हैं, प्रतिच्छेद कब करती हैं। आप कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, बताइए ये रेखाएं समानांतर हैं, संपाती हैं, तो वो भी आप बता दोगे A1/A2 से। B1/B2 निकाल के आप ग्राफ प्लॉट करके भी बता सकते हो। आपसे ये भी पूछ सकता है कि संगत युग्म है या असंगत युग्म है, ये भी आप बता सकते हो। ये भी पूछा जा सकता है कि इसके अनेक हल होंगे, एक हल होंगे या फिर कोई हल नहीं होगा, ये भी आप बता सकते हो। तो ये सब क्या है कि बहुत ईजी हो गया। आप ये सब फॉर्मूले से भी बता सकते हो, आप ग्राफ से भी बता सकते हो। मैंने आपको दोनों ही तरीके बताए। अगर आपको ग्राफी विधि सीखनी है आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको ग्राफी विधि समझ में आ जाएगी। आपको अगर मेरा ये वाला विधि सीखनी है जो मैंने अभी बताया आपको फॉर्मूले वाली, तो ये सूत्र से कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। आप किसी भी प्रॉब्लम को इससे सॉल्व कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कुछ समझ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये इस चैप्टर में जितने भी, अब आप क्या करना, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, जैसे ये ग्राफ है, ग्राफ विधि से, तो ये ग्राफ से तो आप सॉल्व कर ही लोगे। क्लास 10th की चैप्टर नंबर 3 में कुछ ग्राफ विधि से दिए हुए हैं, ये तो आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब आप क्या करना कि ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, इसको सॉल्व करना, ये रही, ठीक है। इस एक्सरसाइज को आप क्या करना, सॉल्व करना। 3.2 एक्सरसाइज को मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, इसको आप सॉल्व करना। इसमें क्या दिया हुआ है कि कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है।
जैसे दूसरे क्वेश्चन को मैं बताता हूँ आपको। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अनुपातों की तुलना करनी है और बताना है कि वो प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर या समपाती हैं। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया, आपको कुछ नहीं करना, a1/a2 निकालना है, b1/b2 निकालना है और c1/c2 निकालना है। और इनको फॉर्मूला जो मैंने बताया कि अगर a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2 तो इसका मतलब प्रतिच्छेद करती हैं। अगर ये तीनों बराबर हैं तो क्या होगा, तीनों अगर बराबर है तो समपाती हैं, और अगर पहले के दो बराबर हैं और तीसरा बराबर नहीं है तो समानांतर है। वो फॉर्मूला मैंने बताया, आप बस इसको सॉल्व कर दोगे बहुत आसानी से। उसके बाद पूछा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। बच्चों देखो क्वेश्चन आया कि नहीं आया, संगत असंगत। तो संगत कब होता है आपको पता ही है, केवल असंगत का याद रख लो। असंगत कब होता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो इस केस में क्या होता है, असंगत होता है। तो अब आप चेक कर लेना, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो असंगत है, बाकी अलावा क्या है, संगत है। तो ये भी आप कर सकते हो, है कि नहीं, बहुत आसानी तरीके से। बस आपको a1/a2 b1/b2 निकालना, अगर ये बराबर नहीं है तो असंगत है, और अगर a1/a2 बराबर b1/b2 हो, मैंने बाकी जो दो केस हैं वो क्या होंगे, संगत के हो जाएंगे। तो ये भी बहुत आसानी से आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं, तो ये भी बहुत ईजी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो बच्चों, निम्नलिखित समीकरणों में कौन सी युग्म संगत है या असंगत है। लो बच्चों ये फिर वही क्वेश्चन आ गया, संगत असंगत, तब भी आप बता सकते हो। यदि संगत है, संगत का मतलब यानी कि उसके हल है, यानी एक हल हो या अनेक हल हो, तो ग्राफी विधि से हल करो। तो ग्राफी विधि मैंने आपको बताई हुई है कि नहीं बताई हुई, उसमें मैं टेबल बना के बताया था मैंने आपको कि एक्स निकालते हैं, फिर बाई का यहाँ कुछ वैल्यू रखते हैं और उनको प्लॉट करते हैं ऐसे। जो लास्ट वीडियो में मैं पूरा आपको डिटेल में समझाया, वो भी आप पूरा वीडियो देखिए और इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। मेरे बताने से आप केवल कंसेप्ट सीख सकते हो, क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने पड़ेंगे। और मैथ में क्या है, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस जितनी करोगे आपको उतनी ही चीजें क्लियर होंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिखिए कि इस क्वेश्चन में डाउट है, मैं उसको पूरा सॉल्व करके आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों। और अगर कोई भी आपको कंसेप्ट भी समझने में दिक्कत हो रही है तो आप मेरे को वो भी लिखिए। और आपको मैथ में कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो आप वो कंसेप्ट बताइए, मैं उस पर फिर वीडियो आपके लिए अलग से बनाऊंगा। लेकिन आपको ये वीडियो पूरा देखते रहिए, मेरे सारे वीडियोज को एक एक बार रिवाइज कीजिए आप। और कुछ भी दिक्कत है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरे चैनल को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो इससे आपको आने वाले वीडियोज मिलते रहेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप इतना है, बाग की विमाएं ज्ञात करो। ये क्वेश्चन चलो मैं आपको करा देता हूँ 5वां। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, वैसे इसमें नहीं है। एक आयताकार बाग है बच्चों, ऐसे दे दिया, एक आयताकार क्या है, बाग है, ठीक है। बाग ऐसे आयताकार ऐसे ही होता है, इसकी लंबाई दे रखी है, ये लंबाई मान लो, ये लंबाई है, ठीक है बच्चों, और ये चौड़ाई है। चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि चौड़ाई कितनी मान ली आपने x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 4 मीटर अधिक, यानी x+4। अब इस आयत का अर्ध परिमाप बताओ बच्चों। आपको पता है कि आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप बताओ कितना होता है। आयत का परिमाप हो या किसी का भी परिमाप हो, परिमाप का मतलब है कि उसके चारों तरफ अगर आप जाओगे तो कितनी दूरी तय करोगे, वो परिमाप होता है। तो इसके जब चारों तरफ आप चलोगे तो यानी यहाँ से चलोगे तो x+4, इधर चलोगे तो ये भी तो x हो जाएगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं आयत में, और ये कितना हो जाएगा, x+4 हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो इसका परिमाप कितना होगा, आप इसका परिमाप निकालोगे तो ये होगा x+4, ये वाली भुजा इसको जोड़ दो, इसमें x, इसको भी जोड़ दो ऊपर वाली भुजा को x+4, और इस वाली भुजा को भी जोड़ दो x। ये होता है परिमाप। लेकिन उसने क्या कहा है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब आधा, यानी आधा परिमाप निकालना है, तो बट्टे 2 कर दो बेटा बच्चों, ठीक है। अब देखो x x x x 4 बार जुड़ा है तो 4x प्लस 4 और 4 8 और बट्टे 2, तो बताओ बच्चों कितना हो जाएगा, 2x+4। सही है, 2 से भाग दे दोगे तो 2x+4 आ गया, यानी अर्ध परिमाप कितना है, 2x+4। अब यहाँ पे लिख दो बच्चों, 2x+4 बराबर कितना है, 36। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 32। 4 इधर जाएंगे, माइनस के घट जाएंगे ना, और x बराबर कितना आ जाएगा, 16। जब ये x बराबर आ गया 16 तो बताओ बच्चों ये कितना होगा, 20। तो यानी एक बजा 16, एक बजा 20। तो आपने कर लिया ना। ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान है, आपको केवल क्या करना है कि कुछ इसकी इक्वेशंस बनानी है। और मैं इक्वेशंस बनाना भी, पिछले जो वीडियो थे आपकी, पिछली जो क्लास थी द्विघात समीकरण, वो मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया हूँ। तो आपको क्या है कि एक बार सारे वीडियोज मेरे देखने पड़ेंगे, उसमें क्लास 8, 9, 10 की मैं पूरी आपको मैथ सॉल्व करा रहा हूँ। आपको मैं सारे रीट के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, रीट के जितने भी टॉपिक्स हैं, वो एक एक करके सॉल्व करा रहा हूँ आपके। तो आपको क्या वीडियोज देखने पड़ेंगे, एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखो बच्चों, ये सब क्वेश्चंस क्या हैं, ये वही क्वेश्चंस हैं। आपको क्या इन सबको सॉल्व कीजिए। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। अब अगली क्लास में हम क्या सीखेंगे बच्चों, अगली क्लास में हम इसमें एक नया टॉपिक सीखेंगे। वो होगा, देखो अगली क्लास में हम सीखने जा रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ अगली क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगली क्लास में हम सीखेंगे, देखो प्रतिस्थापन विधि, इसके बारे में सीखेंगे। अगली क्लास में हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि को सीखेंगे। और क्या सीखेंगे हम अगली क्लास में, अगली क्लास में हम सीखेंगे विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं समीकरण युग्म को। विलोपन विधि बहुत काम आएंगे आपकी, ये प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। और क्या सीखेंगे हम, वज्र गुणन विधि सीखेंगे। और क्या सीखेंगे हम, वज्र गुणन विधि, जिससे दो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है।
ये तीनों विधियां हम सीखेंगे और इन तीनों पे हम कुछ एग्जांपल्स और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी, कोई क्वेश्चन आप बताओगे तो वो भी मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है बच्चों, और आगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम सॉल्व भी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।